स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। अंबानी धमकी केस में नया मोड़ आ गया है। कल तक धमकी देने और विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी लेने वाले जैश उल हिंद ने अब इससे इंकार कर दिया है। तो जैश उल हिंद का खुलासा कब होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि अभी तक ये संशय बरकरार है कि जैश उल हिंद आखिर है क्या और किस प्रकार का संगठन है। आतंकी संगठन का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आ रही है कि आखिर चला कौन रहा। आपको बता दें, फिलहाल दावा यह किया गया है जैश उल हिंद की ओर से कि उससे अंबानी को कोई खतरा नहीं है। दरअसल मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर जैश उल हिंद के एक बैनर को साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अंबानी को कभी कोई धमकी नहीं दी और मीडिया में प्रसारित पत्र फर्जी है। जैश उल हिंद का बैनर माने जाने वाले इस बैनर में दावा किया गया है कि वो कभी भी कुफ्र से पैसा नहीं लेते और भारतीय उद्योगपति के साथ कभी कोई लड़ाई नहीं करेंगे। बता दें कि रविवार को जो बैनर सामने आया था उससे अब जैश उल हिंद ने इनकार कर दिया है और अब मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर जैश उल हिंद का एक आधिकारिक बैनर साझा किया है। बैनर की हेडिंग में लिखा है, जैश उल हिंद से अंबानी को कोई खतरा नहीं। नए बैनर में जैश उल हिंद ने यह लिखा है कि आज सुबह हमने देखा कि भारतीय मीडिया में खबर चल रही है कि हम जैश उल हिंद ने भारतीय व्यवसायी मुकेश अंबानी के घर के बाहर हुई घटना की जिम्मेदारी ली। हमें जैश उल हिंद के नाम से एक टेलीग्राम अकाउंट के बारे में भी पता चला है, जिसमें उसी घटना का हवाला देते हुए एक बैनर जारी किया गया है। इस पोस्टर के द्वारा हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैश उल हिंद का घटना से कोई संबंध नहीं है। मुकेश अंबानी बंगला के बाहर हुई घटना, कथित टेलीग्राम अकाउंट और पोस्टर का जैश उल हिंद से कोई संबंध नहीं है। ये बैनर फिलहाल जारी किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि हम फर्जी पोस्टर बनाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों की निंदा करते हैं। तो आरोप यहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसियों पर ही जैश उल हिंद ने लगाया। साथ ही चिट्ठी में यह भी लिखा है कि जैश उल हिंद कभी भी कुफरों से फिरौती नहीं लेता है और भारतीय व्यापार जगत के टाइकून्स के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। इस पत्र के जरिए मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की गई है। इसमें लिखा गया है कि हम हिंदुस्तान के निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कुकृत्यों से लड़ रहे हैं। हम शरीयत के लिए लड़ रहे हैं, ना कि पैसे के लिए। हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंबानी से नहीं। इसी बीच मुंबई पुलिस की 10 टीमें और एनआईए की टीम संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें, पुलिस अभी भी लगातार जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल नया बैनर एक साझा कर दिया गया है, तो जैश उल हिंद की ओर से पहले टेलीग्राम पर वो पोस्ट और अब ये बैनर, सच किसे माना जाए? देखिए हिमांशी, जिस तरह से जैश उल हिंद की तरफ से पोस्टर बैनर जारी किया गया, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि वो कभी काफिरों से पैसा नहीं लेते हैं और मुकेश अंबानी के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। मीडिया में दिखाए गए तमाम जो पत्र जानकारी दी गई थी वो फर्जी गलत है। इस पर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस ने भी मुहर लगा दी है। मुंबई पुलिस भी बार बार यही कर रही है कि जैश उल हिंद का कोई लेना देना नहीं है और इस तरह से जैश उल हिंद का कोई लिंक भी नहीं मिला है, जिससे साफ हो पाएगा कि जैश उल हिंद का संगठन का कोई इस पूरे मामले में रिश्ता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पहले दौर में कहा जा रहा था कि जैश उल हिंद ने एक पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर धमकी दी थी कि अंबानी और उनके परिवार को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब बातें सामने आने लगी है, वहीं मुंबई पुलिस लगातार उनके पक्ष में ये कह रही है कि जैश उल हिंद का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक पोस्टर जारी करते हुए साफ तौर से इनकार किया है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एनआईए, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस की जो जानकारी है वो कितनी सत्य है और वहीं मीडिया में जिस तरह से तमाम रिपोर्ट प्रसारित की गई है टेलीग्राम के द्वारा जो पत्र मिला था वो कितना सही है, इसकी जांच जो है अब तो बड़े लेवल पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, फिलहाल इस मामले की छानबीन जारी है, निम्न पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है, तो जांच कहां तक पहुंची है, अपडेट क्या है जांच को लेकर? देखिए, पहली बात एनआईए लगातार तमाम जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उनकी इंटरपोल के द्वारा जानकारी देने की कोशिश कर रही है कि आखिर मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर 2.5 किलो जेलेटिन का रॉड और एक कार बरामद की है, वो कैसे आई। जिस तरह से कार मालिक को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी, उसने साफ तौर पर कह दिया था कि 17 फरवरी को तो
रात को ही मेरी कार जो है खराब हो गई थी, हमने छोड़ के चले गए। तो उसकी बाकायदे शिकायत जो खरौली पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसको लेकर कहीं न कहीं एक पक्ष जो है कार का क्लियर हो जाता है कि कार इस तरीके से चुराई गई थी। चुराई हुई कार में जिलेटिन रख के धमकी दिया गया, पत्र दिया गया। अब सवाल मुंबई पुलिस के लिए ये है कि आखिर वो पत्र किसने रखा, जिलेटिन किसने रखा, कार किसने लगाया। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि उसके साथ एक इनोवा कार भी पैरेलल आई थी, जो उसी दिन रात को करीब 3:30 बजे मुंबई से बाहर चली गई, जो सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब एनआईए की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, मुंबई की टीम, पुलिस की टीम लगातार सफेद कार, इनोवा कार की तलाश में है कि वो कौन था। अगर सफेद इनोवा कार पुलिस की शिनाख्त में आती तो जाहिर तो कुछ खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से जैसे हिंद संगठन का वो टेलीग्राम के द्वारा पत्र आया, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला था। लेकिन जिस तरह से तमाम जानकारी अब ये मिल रही कि जैसे हिंद का इस पूरे मामले से लेना देना नहीं है, जैसे हिंद ने कभी अंबानी को टारगेट किया ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं अब मामला और पेचीदा हो गया है। और सोचने वाली बात है कि ये पूरा मामला किस तरह से गंभीरता में आया और लगातार इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। जी सत्य प्रकाश, सवाल यहाँ पर एक ये भी बन रहा है कि मुंबई पुलिस ने जो बैनर साझा किया है जैश उल हिंद की तरफ से, आधिकारिक पुष्टि एक मुंबई पुलिस की ओर से कर दी गई है कि अंबानी धमकी केस में जैश उल हिंद ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो इजरायली दूतावास पर ब्लास्ट हुआ था, क्या ये वही जैश उल हिंद है? ये मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने क्या कुछ इस पर स्पष्टीकरण दिया कि जैश उल हिंद आखिर कौन है और उसने किस मामले को अंजाम दिया है, किसको नहीं दिया है, और पता कैसे लगाया जा रहा है कि जैश उल हिंद आखिर है कौन? हिमांशी, देखिए, जब पहले दिन टेलीग्राम के द्वारा ये पत्र मिला था, उसी दौरान मुंबई पुलिस ने कहा था कि जैसिल हिंद का इस पूरे मामले में लेना देना नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले बार जो दिल्ली में संसद में हमला हुआ था उस वक्त भी जैसिल हिंद ने जिम्मेदारी ली थी। लेकिन अब तक जांच में, एनआईए की जांच में कोई लिंक नहीं मिला है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये मामला अपने आप को या संगठन को चमकाने का भी हो सकता है। इस तरह की बात मुंबई पुलिस ने पहले भी कही थी। लेकिन अब जिस तरह से पोस्टर बैनर साझा करते हुए कहा है कि जैसिल हिंद का हाथ नहीं है, तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच या एनआईए या भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों को ही जवाब देना पड़ेगा कि अगर जैसिल हिंद नहीं है इस पूरे मामले में, तो आखिर कौन है, इसकी जांच करके आम जनता को, आम पब्लिक को ये बताना पड़ेगा। जी, शुक्रिया सत्य प्रकाश ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से अशोक यादव जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अशोक जी। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जैश उल हिंद आखिर कौन है, क्योंकि इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट करने के मामले में जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ही ली थी। करीब 1 महीना हो गया है और अब इस तरीके से पहले जिम्मेदारी लेना कि जैश उल हिंद ने ही ये किया है और अब दूसरी ओर ये मुकर जाना, कि इनकार कर देना कि नहीं जैश उल हिंद ने नहीं किया है, तो पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है फिलहाल कि जैश उल हिंद आखिर है कौन। देखिए, मैं आपको एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूं कि ये मोदी का हिंदुस्तान है और यहाँ पर जैसे लोग अगर अपनी बातों पहले धम जाते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर ये संकेत मिल जाना चाहिए कि मोदी जी का हिंदुस्तान है, मोदी जी का भारत है और मोदी राज्य में इस के जो जैसे छुट भइये आतंकवादी संगठन है, ये इनकी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत जैसे देश को, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस देश को ये धमकी दें। इनकी औकात और हैसियत खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से जब इन्हें मालूम हुआ कि इजराइल पर हुआ, इन्होंने जिम्मेवार, इनका नाम आया, तो उसके बाद अंबानी जी, आपको जानकारी मैं दे देता हूं कि अंबानी जी की जो सिक्योरिटी है वो इजरायली सिक्योरिटी भी करती है और इजराइल दूतावास पर यहाँ दिल्ली में हमला हुआ था तब जैसा, और इजराइल की सिक्योरिटी ही अंबानी जी को सुरक्षा प्रदान करती है। कई जगह पे इजराइल रहती है, तो वहां पर ये आप एक कॉमन वर्ड समझ लीजिए कि इजराइल, यहाँ दिल्ली में इजराइल है तो वहां पर भी इजराइल की एजेंसियां अंबानी जी की सुरक्षा में रहती हैं। तो वहां, और ये उन्हीं के आवास पर जैस का फिर से इस तरह के उन आवास से 500 मीटर की दूरी पर इस तरह का खत, और ये अपनी बातों से फिर बाद में जो मुकर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं था, इन्हें मालूम है कि मोदी जी का हिंदुस्तान है, अगर अब नाम आ गया है तो ये जैस जैसे संगठन को तनिक समय में, बहुत थोड़ा समय लगेगा कि इनका नक्शे से नाम खत्म हो जाएगा कि जैश उल हिंद कोई संगठन भी था आतंकवादी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। अगर नाम आया है तो उसका नेस्तनाबूद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व तुरंत किया जाएगा। और जैश को इस बात का डर हो गया कि अब इजराइल दिल्ली में होने के बाद तो इन्होंने मुंबई में जो किया है और इसी का नाम है, मोदी जी के निगाह में आ गया। और इस जैश का अब क्या होने वाला है, नेस्तनाबूद इसका नाम अब थोड़े समय में आप देखेंगे तो जैश का नाम एक सिर्फ नाम मात्र रह जाएगा और ये दिखेगा नहीं। तो इसकी
डर की वजह से ये अब जो पोस्टर बाहर हो रहा है कि मैं नहीं था, ये था, वो था, तो ये सिर्फ उस डर है, ये मोदी जी का खौफ है, जिसकी वजह से ये अपनी बातों से अब भाग रहे हैं, क्योंकि मैं मालूम है इनकी औकात नहीं, हिम्मत नहीं, मुकाबला कर रहे हैं कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, और जो बात करते कि मेरी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है, तो इनकी औकात और हैसियत क्या है, ये बीजेपी और आरएसएस से लड़ेंगे। ये अचानक छोटे से आतंकवादी संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठनिक पार्टी है, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उससे ये छोटा सा छुटवैया जैसे उन्हें लड़ाई लड़ना चाहता है, कहता है उससे लड़ाई है, हमारे लिए कंपटीशन में ये कहा ये आतंकवादी, हम देशभक्त हैं, तो ये कहीं से कोई तक कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये अपने खुद को, इन्हें जब मालूम है कि अब इनका नाम आया, दूसरी बार आ गया तो बर्दाश्त नहीं होगा, ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे, तो इसकी वजह से अब ये पोस्टरबाज जो हो रहा है वो उसका परिणाम है और कुछ नहीं। आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देने में तो भारत पूरी तरह से सक्षम है। अशोक जी, फिलहाल मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो पत्र इस वक्त जो बैनर साझा किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही है, और ऐसे में अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी के दोस्त साफ तौर पर सभी को पता और कहे जाते हैं, तो ये एंगल भी देखा जा सकता है। आप एक चीज ना, अडानी अंबानी मोदी जी के दोस्त हैं, ये आप जो ये दोस्ती शब्द लगाते हैं वो उनके अच्छे संबंध हो सकते हैं, देश का एक अच्छा बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, तो देश के प्रधानमंत्री उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान रहता है, तो उससे जाहिर बात है कि उसके संबंध अच्छे होंगे, लेकिन दोस्त ये एक अलग वर्ड है। ठीक है, संबंध अच्छे हैं इसका मतलब दोस्ती है, आप इसको पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, आप इसको पॉजिटिव वे में लेके बताइए। मैं आपको बताता हूँ, जो जैस कहता है कि उसकी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है, अब उसकी औकात और हैसियत क्या है, जो देश के प्रधानमंत्री, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी संगठन पार्टी है, उस पार्टी से वो नियुक्त होके आए हैं, देश की जनता ने उन्हें नियुक्त किया है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उससे वो एक छुटवैया संगठन लड़ाई लड़ रहा है, हमारी वो कंपटीशन अब उससे मालूम पड़ गया। क्या आपने देखा ना, इजराइल दिल्ली में इजरायली हाउस पर हुआ, इसके बाद इजरायली एम्बेसी के बाद अभी अंबानी जी के होने के बाद अब पोस्टर आ रहा है ना कि हमारा नाम नहीं है, हम नहीं है, क्यों नहीं है, तेरी लड़ाई मोदी जी से है तो अब आके सामना करना कि हाँ मैं था, चैलेंज एक्सेप्ट करें। इनकी जो गीदड़ भभकियां हैं, इन धमकियों से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सेहत पर, भारत देश समझ लीजिए, भारत देश पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत अपनी जगह बहुत सक्षम है, और इनको मुंह तोड़ जवाब देने में और इनको नेस्तनाबूद करने में हम पूरी सक्षम ताकत रखते हैं, तो इनको अब इसका जो आया है इसका इससे जवाब मिल जाएगा, इसका नाम नक्शे से मिट जाएगा जैसे उल्लिन पीवी संगठन था। ठीक है अशोक, और इससे इस बात का डर सता गया है, जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टर बार। चलिए ठीक है, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेजर साहब। सीधा सवाल मेरा आपसे यही, बीजेपी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो अपनी बात से इंकार किया, जो पलटा है जैश उल हिंद, क्योंकि अब नया बैनर साझा किया गया है कि अंबानी को हमसे कोई खतरा नहीं है, तो डर गया है वो, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हो भी सकता है कि उन लोगों ने ये चीज ना की और केवल अपने आप को हाईलाइट होने के लिए जो है इसको जो है क्लेम कर लिया हो, और बाद में उन्हें ऐसा महसूस हुआ हो कि इससे हमें फायदा नहीं होगा या नुकसान हो सकता है, तो उन लोगों ने जो है मना कर दिया हो। एक संभावना ये भी है। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि किया उन्हीं ने हो और किसी रणनीति के तहत अब उससे इनकार कर दें, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ही संभावनाएं हैं। ठीक है, मेजर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, फिलहाल जैश उल हिंद ने जो कहा है कि चलिए अंबानी धमकी केस में उन्होंने विस्फोटक नहीं रखा, लेकिन दिल्ली में जो इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट हुआ था वो तो उन्होंने ही जिम्मेदारी ली थी, तो अभी तक जैश उल हिंद का पता क्यों नहीं लग पा रहा है? आखिर कौन है जैश उल हिंद? क्योंकि करीब 1 महीना हो गया है, तो किन किन पहलुओं पर जांच की जानी चाहिए, क्योंकि करीब 1 महीना हो गया है और अब इस तरीके से पहले बैनर साझा करना और फिर उसके बाद पलट जाना। देखिए, कई बार ऐसी रणनीति लोग आतंकवादी संगठन बनाते हैं, हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसे जो हैं उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो ये संभावना होती है कि ये उनके द्वारा किया गया हो और ये भी संभावना होती है कि उनके द्वारा ना किया गया हो। जहाँ तक उसके ठौर ठिकाने हैं, थोड़ा समय लगता है अक्सर इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि कई बार जो है ये आतंकवादी संगठन अपना नाम बदल लेते हैं, संगठन वही रहता है, केवल नाम बदल जाता है, तो थोड़ा वक्त लगता है इसकी तफ्तीश, इसकी जो जानकारी है पूरी मुहैया कराने में कि संगठन वही है या संगठन ने केवल अपना नाम बदला है या कोई और नया संगठन बना है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। 1 महीने का समय अभी हुआ है,
मैं आशा करता हूं कि जल्द ही जो है इस तरीके की जो जानकारी है इस आतंकवादी संगठन से जुड़ी, वो जल्द ही जो है वो सुरक्षा एजेंसियां इसकी पूरी जानकारी जुटा लेंगी। तो मेजर साहब, क्या इन कड़ियों को जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे साथ बीजेपी से अशोक यादव है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी और इजराइल के संबंध काफी बेहतर हैं और क्या नाम दोस्ती मोदी के साथ भी काफी अच्छी है अंबानी की, तो और मोदी के खिलाफ साफ तौर पर जैश उल हिंद जहर उगल रहा है, तो तीनों कड़ियों को देखकर देखा जा सकता है। उनका अपना एक एजेंडा होता है, वो अपने एक एजेंडे के तहत काम करता है। बहुत से विभिन्न आतंकवादी संगठन हैं, कुछ सेना के खिलाफ काम करते हैं, अधिकतर तो देखा जाए सेना के खिलाफ काम करते हैं सीधे तौर पे। बाकी जो राजनीतिक बयानबाजी है या कुछ इस तरीके की है, वो किसी भी महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए व्यक्ति चाहे वो व्यवसायी हो या देश का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, जो सरकार में बैठा है उसके खिलाफ कई बार करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसे बहुत बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा ने तो मुझे मारने के लिए फतवा दिया हुआ है। तो इस तरीके की बातें ये लोग अक्सर करते हैं, तो इनको हम लोगों को बहुत ज्यादा इनकी गिरड़बस्तियों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, इनकी जो गतिविधियां हैं उनको हमें बहुत सीरियसली जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल यादव, मुझे स्लीपर सेल शब्द का शायद आपने इस्तेमाल किया था कि जो होते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए सरकारों की ओर से, क्या मैं सही बोल रही हूँ? स्लीपर सेल ही इस्तेमाल किया था। हाँ, क्योंकि जब कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो कुछ व्यक्ति होते हैं, वो आईएसआई के हो सकते हैं या हमारे देश के हो सकते हैं, जिनको आईएसआई किसी तरीके के लालच में, दबाव में अपने लिए काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसे व्यक्तियों की हमें जानकारी, उनके जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही वो जरिया होता है कि हम जिसके थ्रू होने वाली घटना को रोक सकते हैं और जो इस घटना को अंजाम देने आ रहे हैं हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ठीक है अशोक जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्लीपर सेल जो होते हैं वो पहले इसकी प्लानिंग करते, कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिन तक रैकी की जाती है और किसी ना किसी लालच के चलते इंफॉर्मेशन पहुंचाना, क्योंकि पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सुरक्षा पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि स्लीपर सेल जो हैं तमाम राज्यों में एक्टिव रहते हैं, मुंबई जैसे शहरों की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा में होते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्लीपर सेल जो शब्द है ये स्लीपर सेल एक अपने आप में कमजोर शब्द है। स्लीपर सेल कोई पावरफुल शब्द नहीं है। स्लीपर सेल का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो स्वहित के लिए या जो परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से तंग आते हैं, ये लोग उनको बरगलाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं और उनसे अपने। तो पंजाब में बजट सत्र के पहले दिन कैप्टन अमरिंदर राज्यपाल का स्वागत कर रहे हैं, देखिए तस्वीरें लाइव। गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
गार्ड को विसर्जन करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। तो अंबानी धमकी केस में फिलहाल आपको बता दें कि जैश उल हिंद की ओर से इनकार कर दिया गया है साफ तौर पर कि अंबानी धमकी केस में जो भी धमकी दी गई थी पत्र के जरिए वो जैश उल हिंद ने नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर अब लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। इनोवा कार को महाराष्ट्र सीमा पर आखिरी बार देखा गया था और लगातार हर एंगल से पुलिस की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। पहले जिम्मेदारी ली थी, अब इनकार कर दिया। हालांकि जैश उल हिंद जैसे आतंकी संगठन का इस तरीके से पहले जिम्मेदारी लेना और फिर बात से इनकार कर देना, तो साफ तौर पर इसको लेकर ये बात भी सामने आ रही है कि अपने आप को चमकाने के लिए इस तरीके का नाम ले लिया जाता है। लेकिन तमाम सवाल भी इस दौरान खड़े हो रहे हैं क्योंकि करीब 1 महीना हो गया है इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी जैश उल हिंद ने ली थी और अब अंबानी धमकी केस में भी जैश उल हिंद। और हालांकि खास तौर पर जो बैनर साझा किया गया उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई की जंग जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैश उल हिंद आखिर है कौन। आपको बता दें जैश उल हिंद का बैनर जिसमें ये दावा किया गया है कि वो कुफ्र से पैसे नहीं लेते और भारतीय उद्योगपतियों के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है, ना ही आगे वो कभी करेंगे। रविवार को जो बैनर सामने आया था उससे इनकार कर दिया है और नया बैनर ये जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुकेश अंबानी को कोई खतरा हमसे नहीं है। व्यापार जगत के टाइकून्स के साथ कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो इस पत्र के जरिए मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की गई है। इसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तान के निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कुकृत्यों से हम लड़ रहे हैं। तो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश इस पत्र के जरिए जैश उल हिंद ने की है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम शरीयत के लिए लड़ रहे हैं, ना कि पैसे के लिए, ये कहा गया है। तो ऐसे में तमाम सवाल इस दौरान खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले जो बैनर साझा किया गया था उससे इनकार कर दिया गया और अब ये नया बैनर जिसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कर दी है, बैनर को साझा किया है मुंबई पुलिस ने जैश उल हिंद के एक और बैनर को। हालांकि रविवार को जो बैनर साझा हो रहा था उसमें ये कहा गया था पिक्चर अभी बाकी है और अब जैश उल हिंद अपनी बात से इनकार करते हुए, हालांकि मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश इस बैनर में की गई है। भारतीय एजेंसियां लगातार हर एंगल से जांच कर रही हैं। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है कि आखिर जैश उल हिंद कौन है और इसके पीछे किसका हाथ है। तो तमाम सवाल, मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश यहां पर की गई है, प्रधानमंत्री के खिलाफ ये लड़ाई, आरएसएस के खिलाफ ये लड़ाई, ये तमाम बातें फिलहाल जैश उल हिंद की ओर से की गई हैं। लेकिन आतंकी संगठन के खिलाफ भारत जो है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब देखना यही है कि खुलासा कब हो पाता है कि जैश उल हिंद आखिर है कौन। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। नमस्कार।